हेलो गाइस, वेलकम टू माइनिंग अड्डा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं CMR 2017 का चैप्टर नंबर 3, एग्जामिनेशंस एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ फिटनेस। एज सभी माइनिंग स्टूडेंट्स को पता ही है कि जो DGMS है, हमारा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, ये जो DGMS है, DGMS हर साल हमको कुछ कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट्स इशू करता है एग्ज़ाम लेके। जैसे फर्स्ट क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट हो गया, सेकंड क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट हो गया, इस ओवरमैन सर्टिफिकेट हो गया, तो इस तरीके के सर्टिफिकेट्स इशू करता है। तो हम अभी देखेंगे कि उसके रिगार्डिंग क्या क्या रेगुलेशंस बने हैं CMR में। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले रेगुलेशन नंबर 10 हमें क्या बोलना चाह रहा है? बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन के बारे में बताना चाह रहा है कि माइनिंग एग्जामिनेशन का जो भी बोर्ड है, वो बोर्ड क्या क्या रहेगा, बोर्ड में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन रहेगा और किस तरीके से बोर्ड कहलाएगा। फॉर द पर्पज ऑफ दिस रेगुलेशंस देयर शैल बी कंस्टिट्यूटेड अ बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। एक बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन कंस्टिट्यूट किया गया है। हियर इन आफ्टर रेफर्ड टू एज द बोर्ड, जिसको हम अभी इसके आगे क्या बोलेंगे? द बोर्ड बोलेंगे। जब भी द बोर्ड बोलेंगे उसका मतलब क्या रहेगा? द बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। सब रेगुलेशन 2 क्या बोल रहा है? द बोर्ड शॉल कंसिस्ट ऑफ चीफ इंस्पेक्टर हु शैल बी इट्स चेयरमैन। चीफ इंस्पेक्टर रहेंगे जो उसके बोर्ड के चेयरमैन रहेंगे, एंड 5 मेंबर्स पोजेसिंग डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट्स ग्रांटेड अंडर रेगुलेशन 11। जो अभी हम इसमें आगे रेगुलेशन 11 पढ़ेंगे, उसमें जो फर्स्ट क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट रहेगा वो होना चाहिए, या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ नॉट लेस दैन 2 years इन मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ अ कोल माइन और पार्ट देयर ऑफ। या फिर ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसके पास में 2 साल का, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ अ कोल माइंस में उन्होंने काम किया हुआ हुआ होना चाहिए। मैनेजमेंट में उसका एक्सपीरियंस कम से कम 2 साल का होना चाहिए। सर्विस इन एन इंस्टीट्यूशन इम्पार्टिंग एजुकेशन इन माइनिंग इंजीनियरिंग एट द डिग्री और इक्वेलेंट लेवल। कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूट में जिसमें माइनिंग का डिग्री पढ़ाया जाता हो, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स पढ़ाया जाता हो, इसमें आपकी सर्विस होनी चाहिए। और फोर्थ क्या बोल रहा है? एंगेजमेंट इन माइनिंग रिसर्च एंड और प्लानिंग, जो हमारा CMPDI वगैरह होता है, या फिर माइनिंग रिसर्च और एंड प्लानिंग के अलग अलग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उसमें आपका कोई ना कोई पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो क्या बोल रहा है सब रेगुलेशन 2 ऑफ रेगुलेशन 10 क्या बोलता है कि ये जो है बोर्ड जो रहेगा, बोर्ड में एक चीफ इंस्पेक्टर रहेगा जो कि उस बोर्ड का चेयरमैन रहेगा। उसके बाद में 5 मेंबर्स रहेंगे। वो 5 मेंबर्स का पोजेसिंग अ डिग्री, उनके पास में क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? सबसे पहले तो उनके पास में माइनिंग की डिग्री होनी चाहिए, एंड उसके बाद में ये माइनिंग की डिग्री के साथ साथ में उनके पास में क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो या तो वो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए, या तो उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए माइंस में, या तो फिर वो भी मैनेजमेंट लेवल पे, या तो फिर उन वो ऐसे किसी सर्विस में होने चाहिए जो कि कोई इंस्टीट्यूशन में, जैसे किसी कॉलेज में हो गया, कॉलेज के प्रोफेसर होने चाहिए जो डिग्री या उसके इक्विवेलेंट का सर्टिफिकेट पढ़ाते हो। डिग्री कॉलेज में वो सर्विस में होने चाहिए। या तो फिर क्या होना चाहिए? माइनिंग रिसर्च एंड प्लानिंग में उनका कोई ना कोई योगदान होना चाहिए, या फिर उसके साथ में वो जुड़े हुए होने चाहिए। और क्या बोलता है? टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो बोर्ड रहेगा, ये बोर्ड को किसके द्वारा अपॉइंटेड रहेगा? अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड शॉल बी सो कंस्टिट्यूटेड दैट इट शैल इंक्लूड एटलीस्ट 3 मेंबर्स पोजेसिंग क्वालिफिकेशन लेड डाउन इन क्लॉज 1 एंड बी। क्या बोल रहा है? 3 मेंबर ऐसे होने चाहिए ये बोर्ड में। एक तो चीफ इंस्पेक्टर रहेंगे जो कि चेयरमैन रहेंगे। उसके अलावा जो 5 मेंबर्स है, 5 मेंबर्स में क्या बोल रहा है? 5 मेंबर्स में से कम 3 मेंबर जो है वो ऐसे होने चाहिए जो जिनके पास में ये फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट्स हो, और उनके पास में ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो 2 साल का।
ऐसे 3 मेंबर होने चाहिए, एंड एटलीस्ट 1 मेंबर पोजेसिंग क्वालिफिकेशन लेट डाउन आइदर इन क्लॉज सी और इन क्लॉज डी। और इसके अलावा जैसे देखिए टोटल 5 है, 5 में से कम 3 लोग क्या होने चाहिए जिनके पास में ए एंड बी, ये जो ए एंड बी है ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ऐसे 3 लोग होने चाहिए। उसके अलावा एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जिसके पास में सी और डी, सी और डी मतलब क्या है, एक तो कोई एक प्रोफेसर हो गए, या तो फिर कोई माइनिंग रिसर्च और प्लानिंग में जिनका एंगेजमेंट हो, ऐसा ऐसा पर्सन। और उसके अलावा जो 1 है वो आप इन चारों में से कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी में से कुछ भी ले सकते हैं। ओके, ठीक है। ऐसे 5 मेंबर्स की ये कमिटी रहेगी जिसके चेयरमैन रहेंगे चीफ इंस्पेक्टर। सब रेगुलेशन 3 क्या बोल रहा है, रेगुलेशन 10 का, एवरी मेंबर ऑफ द बोर्ड other than its chairman shall hold office for a period of 3 years from the date of appointment or until his successor is appointed, whichever is later। क्या बोल रहा है, चेयरमैन के अलावा जो भी पर्सन इसमें मेंबर रहेंगे, जो भी बोर्ड मेंबर्स रहेंगे, वो बोर्ड मेंबर्स का कार्यकाल कितना होना चाहिए, एक तो 3 साल का, या तो फिर जब तक कोई दूसरा सक्सेसर जो है वो अपॉइंट नहीं हो जाता तब तक, विच एवर इज लेटर। अगर समझ लीजिए 3 साल पूरे हो गए लेकिन उनके जगह पे दूसरा अगर कोई सक्सेसर अपॉइंट नहीं किया गया है तो वो उनका मेंबरशिप कंटिन्यू रहेगा जब तक वो सक्सेसर, 3 साल के बाद में भी उनका मेंबरशिप कंटिन्यू रहेगा जब तक कोई सक्सेसर अपॉइंट नहीं होता है। प्रोवाइडेड दैट, आगे क्या बोल रहा है, रेगुलेशन सब रेगुलेशन 3 का क्लॉज 1 क्या बोलता है, a member may at any time resign his office by a notice in writing addressed to the chairman। कोई भी जो मेंबर है, प्रोवाइडेड दैट, कोई भी मेंबर क्या बोलता है, रेजिग्नेशन दे सकता है किसी भी टाइम, एट एनी टाइम रेजिग्नेशन दे सकता है। कब क्या कैसे रेजिग्नेशन दे सकता है, वो राइटिंग में देगा, किसको, चेयरमैन को राइटिंग में देगा। कोई भी मेंबर चेयरमैन को अपना रेजिग्नेशन दे सकता है कभी भी। क्लॉज नंबर 2 में क्या बोलता है, क्लॉज नंबर 2 बोल रहा है, अ मेंबर अपॉइंटेड अंडर क्लॉज सी ऑफ सब रेगुलेशन 2, सब रेगुलेशन 2 का क्लॉज सी मतलब किसी भी प्रोफेसर के बारे में क्या बोला जा रहा है, शाल सीज टू होल्ड ऑफिस अपॉन हिज सीजिंग टू सर्व इन एनी सच इंस्टीट्यूशन एज इज रेफर्ड टू इन दैट क्लॉज। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, अ मेंबर अपॉइंटेड अंडर क्लॉज सी ऑफ सब रेगुलेशन 2 शैल सीज टू होल्ड ऑफिस अपॉन हिज सीजिंग टू सर्व इन एनी सच इंस्टीट्यूशन एज इज रेफर्ड टू इन दैट क्लॉज। मतलब हमको क्या चाहिए, सब रेगुलेशन सी में क्या बोला जा रहा है कि प्रोफेसर चाहिए। अब प्रोफेसर जब चाहिए है तो अगर उनकी प्रोफेसरी ही सीज की जाती है, मतलब एक तो उनको इंस्टीट्यूट से निकाल दिया जाता है, या तो उनका ये हो जाता है, क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट हो जाता है, या ऐसा कुछ भी अगर प्रोसेस हो जाता है तो उसके साथ में उनका ये मेंबरशिप भी सीज किया जाएगा, ओके। मतलब प्रोफेसर रहेंगे तभी मेंबर रहेंगे, अगर प्रोफेसर नहीं है तो मेंबरशिप भी नहीं है, ठीक है। सब क्लॉज 3 क्या बोलता है, अ पर्सन अपॉइंटेड टू फिल अ वैकेंसी कॉज्ड बाय रीजन ऑफ द डेथ, रेजिग्नेशन और बाय रीजन ऑफ cessation of office under sub clause 2 or otherwise shall hold office for the remaining period for which such member would have but for such reason continued as a member। क्या बोल रहा है कि जो भी ऐसी वैकेंसी बनेगी जो कि किसी मेंबर के डेथ से, या किसी मेंबर के रेजिग्नेशन से, या तो किसी मेंबर के सिजेशन से, मतलब कोई मेंबर है ऑलरेडी बोर्ड का, उसकी डेथ हो गई, या फिर उन्होंने, जैसे हमने देखा कि वो रिजाइन कर सकते हैं, रेजिग्नेशन देना है चेयरमैन को तो रेजिग्नेशन दे दिया, या तो प्रोफेसर थे, अब प्रोफेसर नहीं रहे तो उनका मेंबरशिप भी सीज हो गया, तो उनकी जगह जो भी दूसरा पर्सन अपॉइंट किया जाएगा उनका पीरियड ऑफ सर्विस कितना रहेगा, पीरियड ऑफ सर्विस उतना रहेगा जितना ये पर्सन अगर नहीं, मतलब ये पर्सन जो है ऑलरेडी जो अभी नहीं है वो पर्सन का जितना रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस रहेगा उतना पीरियड के लिए जो न्यूली अपॉइंटेड पर्सन है, न्यूली अपॉइंटेड मेंबर है, वो अपनी सर्विस देंगे।
ठीक है। सब रेगुलेशन 4 क्या बोलता है, रेगुलेशन नंबर 10 का, a person who holds or who has held office as member of the board shall subject to the other provisions of this regulation be eligible for reappointment to that office. The person who holds or who has held office as a member of the board shall subject to the other provisions of this regulation बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट टू दैट ऑफिस। अगर कोई मेंबर ऑलरेडी है और वो मेंबर फिर से अगर उनकी एलिजिबिलिटी फुलफिल करता है तो उसका रीअपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं एज अ बोर्ड मेंबर। जरूरी नहीं है कि एक बार बोर्ड मेंबर बन गए तो फिर से नहीं बन सकते। उनका कार्य, उनका सर्विस, उनका जितना सर्विस था 3 साल का, वो 3 साल का सर्विस कंप्लीट होने के बाद में फिर से उनको रीअपॉइंट किया जा सकता है, रीअपॉइंटमेंट। A member of the board other than the chairman shall receive such remunerations as the central government में फिक्स। ये जो भी मेंबर्स रहेंगे उनको कंपनसेशन दिया जाएगा उनके सर्विस के बिहाफ में, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स किया जाएगा। ओके, फिक्स किया होगा। सब रेगुलेशन 6 क्या बोलता है, एन इंस्पेक्टर नॉमिनेटेड इन दिस बिहाफ by the chief inspector shall act as the secretary to the board herein after referred to in this regulation एज द सेक्रेटरी। चीफ इंस्पेक्टर क्या करेगा, एक कोई भी इंस्पेक्टर का नॉमिनेशन करेगा। वो नॉमिनेशन किस चीज के लिए होगा, वो बोर्ड में सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए। सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए जो भी इंस्पेक्टर का नॉमिनेशन किया जाएगा उसे वो एज अ वहां पे इंस्पेक्टर एक्ट करेगा। ठीक है, तो अभी ये बोर्ड में कौन कौन लोग हो गए, देखिए चीफ इंस्पेक्टर हो गया, उसके बाद में 5 मेंबर्स हो गए, और उसके बाद में एक सेक्रेटरी हो गया। ठीक है, एक सेक्रेटरी हो गया, तो टोटल 5, 6, 7 लोग हो गए बोर्ड में अभी तक। उसके बाद में 7th सब रेगुलेशन क्या बोलता है, notwithstanding anything contained in this regulation, the central government may, if satisfied that it is necessary to do so in the public interest, reconstitute the board even though the term of office of all or any of the members thereof has not come to an end। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कभी भी इस बोर्ड को बर्खास्त करके फिर से दूसरा बोर्ड के लिए दूसरा बोर्ड रिकंस्टिट्यूट कर सकती है अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो तो। ठीक है, इतना ही है। अगर इनका पीरियड भी बचा होगा, जो सर्विंग पीरियड है वो अगर बचा भी होगा तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उस बोर्ड को बर्खास्त कर सकती है। सब रेगुलेशन 8 क्या बोल रहा है, मीटिंग ऑफ द बोर्ड शॉल बी हेल्ड एज एंड व्हेन द चेयरमैन कंसिडर्स them necessary and unless otherwise decided by the chairman, all meetings of the board shall be held at धनबाद। बोर्ड की मीटिंग होगी। बोर्ड की मीटिंग कब होगी, जब चेयरमैन चाहेगा तो बोर्ड की मीटिंग होगी। और जब तक चेयरमैन कोई कुछ स्पेसिफाई नहीं करता है कि ये लोकेशन पे मीटिंग की जानी है, तब तक ऐसी सारी मीटिंग जितने भी होंगे वो धनबाद में ही होंगे। मतलब बाय डिफॉल्ट में धनबाद में मीटिंग की जाएगी। अगर चेयरमैन चाहे कि किसी और प्लेस में लेना है, दिल्ली में लेना है, मुंबई में लेना है, कहीं और लेना है, देहरादून में लेना है, तो वो चेयरमैन स्पेसिफाई करेंगे कि यहाँ पे मीटिंग लेनी है तो उस लोकेशन पे मीटिंग की जाएगी, अदरवाइज धनबाद में की जाएगी। सब रेगुलेशन 9 का क्लॉज ए क्या बोल रहा है, फॉर एवरी मीटिंग ऑफ द बोर्ड नॉट लेस देन 10 clear days prior notice intimating the time and place of the proposed meeting and signed by the chairman or the secretary shall be given to each member who is not absent from India। ऐसी कोई भी मीटिंग जो भी चेयरमैन बोलेंगे कि अभी मीटिंग लेना है, उसका मीटिंग का जो नोटिस है, प्रायर नोटिस देना पड़ेगा सभी मेंबर्स को 10 दिन पहले तक, एटलीस्ट 10 दिन के पहले तक का प्रायर नोटिस देना है, जिसमें आपका टाइम और प्लेस उसमें वो मीटिंग का प्रपोज रहेगा, जिसपे साइन रहेगी किसकी, चेयरमैन की साइन रहेगी, और द सेक्रेटरी, चेयरमैन या तो फिर सेक्रेटरी का साइन रहेगा, शैल बी गिवन टू ईच मेंबर
हर उस मेंबर को हु इज नॉट एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, जो कि इंडिया के बाहर नहीं होगा। ठीक है। सच नोटिस शॉल बी डिलीवर्ड एट और पोस्टेड टू द यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द मेंबर एंड ईच सच नोटिस शॉल बी अकम्पनीड बाय अ लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ बिजनेस टू बी डिस्पोज्ड ऑफ एट दैट मीटिंग। ये जो भी जितने भी नोटिसेस रहेंगे वो सारे नोटिसेस मेंबर्स के यूजुअल जो रेसिडेंस रहेगा, मतलब जो उन्होंने अपना रेसिडेंस दिया होगा वो रेसिडेंस पे भेजा जाएगा, डिलीवर किया जाएगा या फिर पोस्ट किया जाएगा। और उन सारे नोटिसेस में क्या रहेगा, लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ बिजनेसेस टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, जो जो चीज़ें उस मीटिंग में डिस्कस की जाएगी उन सभी चीज़ों की लिस्ट वहाँ पे रहेगी। Notwithstanding anything contained in clauses A and B, in cases of urgency, an emergent meeting may be called for by the chairman at any time by intimating the members only 2 days in advance of the time and date of such meeting and the subject of matter for discussion at such meeting। अगर कोई मीटिंग इमरजेंसी में लेनी है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि कम से कम सब रेगुलेशन ए में क्या देखा था, सब रेगुलेशन 9 के क्लॉज ए में क्या देखा था कि कम से कम 10 दिन पहले बता देना है। लेकिन अगर कोई मीटिंग है जो कि अर्जेंटली लेनी है, इमरजेंसी में लेनी पड़ रही है, तो उस केस में कम से कम 2 दिन पहले, कम से कम 2 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा, सारे मेंबर्स को बताना पड़ेगा 2 दिन पहले कि टाइम और डेट ऑफ सच मीटिंग एंड उसके बाद में उसमें सब्जेक्ट मैटर क्या क्या डिस्कस किए जाने हैं, ये सारी चीजें आपको सारे बोर्ड मेंबर्स को बतानी पड़ेंगी कम से कम 2 दिन पहले, 2 days इन एडवांस। ठीक है। अब देखते हैं सब रेगुलेशन 10 का क्लॉज ए क्या बोलता है। द चेयरमैन शैल प्रिसाइड एट एवरी मीटिंग ऑफ द बोर्ड। चेयरमैन बोर्ड मीटिंग को प्रिसाइड करेंगे, मतलब उसको हेड करेंगे चेयरमैन। इफ द चेयरमैन इज एब्सेंट फॉर एनी रीजन, अगर चेयरमैन नहीं है कि किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, मेंबर्स प्रेजेंट शैल इलेक्ट वन फ्रॉम अमॉन्ग देमसेल्व्स टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग एंड द मेंबर सो सिलेक्टेड शैल फॉर द पर्पज ऑफ दैट मीटिंग हैव ऑल द पावर्स ऑफ द चेयरमैन। अगर चेयरमैन अब्सेंट है तो ये जितने भी मेंबर्स है, मेंबर्स मतलब 5 मेंबर्स जो नॉमिनेटेड है, अपॉइंटेड है, सॉरी, जो 5 मेंबर्स अपॉइंटेड है उन 5 मेंबर्स में से कोई भी मतलब सारे मेंबर्स वोट करेंगे और एक कोई भी मेंबर जो है अब्सेंट फॉर एनी रीजन, मेंबर शाल इलेक्ट करेंगे किसी एक मेंबर को और वो उस मीटिंग को प्रिसाइड करेंगे। और उस मीटिंग के लिए, फॉर दैट मीटिंग, उस मीटिंग के लिए उनके पास में, उन मेंबर्स के पास में जो कि जिनको इलेक्ट किया गया है, उनके पास में सारे ही पावर्स रहेंगे किसके, चेयरमैन के। लेकिन कितने देर के लिए, बस उस मीटिंग के लिए। अब सब रेगुलेशन 11 क्या बोलता है, रेगुलेशन नंबर 10 का सब रेगुलेशन 11, नो बिजनेस शैल बी ट्रांजैक्टेड एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड अनलेस एटलीस्ट 3 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरमैन आर प्रेजेंट। चेयरमैन को पकड़ के कम से कम 3 मेंबर उसमें मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर नहीं है तो उस मीटिंग में कुछ भी डिस्कशन जो भी किया जाएगा उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, provided that if at any meeting there is no quorum as aforesaid, the meeting shall automatically stand adjourned to a date which is 7 days later, or if that day is not public, that day is a public holiday, to the next working day, and the time, place and agenda for the adjourned meeting shall remain unchanged, and it shall thereupon be lawful to dispose of the business at such meeting irrespective of the number of members attending। ये देखिए क्या बोलना चाह रहा है। हमने जैसे इसमें देखा था सब रेगुलेशन 11 में, रेगुलेशन नंबर 10 के सब रेगुलेशन 11 में देखा था कि उस मीटिंग में चेयरमैन इंक्लूडिंग उसके चेयरमैन के अलावा हमको एटलीस्ट 2 मेंबर्स चाहिए, मतलब टोटल मिला के 3 मेंबर उस मीटिंग में होने चाहिए। अगर उस मीटिंग में 3 मेंबर्स नहीं है तो वो मीटिंग क्या की जाएगी, ऑटोमेटिकली स्टैंड एडजेंट की जाएगी। एंड एडजेंट करके वो कब होगी, टू विच इज 10 days लेटर, उस दिन का जब भी वो मीटिंग कंस्टिट्यूटेड थी उसके 7 दिन बाद की डेट दी जाएगी ऑटोमेटिकली। वो किस कारणवश, क्योंकि उस मीटिंग में 3 मेंबर्स कम से कम
प्रेजेंट नहीं थे। अब ये जो 7वां दिन जो भी है, ये अगर पब्लिक हॉलीडे है तो पब्लिक हॉलीडे के जस्ट नेक्स्ट वाला जो भी वर्किंग डे रहेगा, उस वर्किंग डे को ये मीटिंग ली जाएगी, सेम टाइम पे सेम प्लेस पे, और उसमें जो एजेंडा रहेगा वो भी सेम रहेगा जो प्रीवियसली हमने डिसाइड किया था। एंड अब ये जो मीटिंग होगी, इस मीटिंग में कितने लोग प्रेजेंट रहते हैं, कितने मेंबर्स प्रेजेंट रहते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये मीटिंग लॉफुल मानी जाएगी, ठीक है, लॉफुल मानी जाएगी। और इस मीटिंग में फिर जब जो भी डिस्कशन किया जाएगा वो डिस्कशन वैलिड रहेगा, वो डिस्कशन लॉफुल रहेगा, ठीक है। अब देखिए रेगुलेशन 10 का सब रेगुलेशन 12 का क्लॉज ए क्या बोलता है, ऑल मैटर्स which the board is required to consider shall be considered at its meeting, or if the chairman so decides, by circulation of the papers to every member who is not absent from India. All members which the board is required to consider shall be considered at its meeting, or if the chairman so decides, by circulation of the papers to every member who is not absent from India. जो भी मैटर इस मीटिंग में कंसिडर किया गया है, मतलब जो भी बोला गया है, जो भी इस मीटिंग में बोला गया है, वो अगर चेयरमैन को लगता है कि ये कंसिडर्ड एट इट्स मीटिंग, जो भी उनको लगता है, तो वो सारे जो पेपर्स है, पेपर जो है, वो सारे पेपर सर्कुलेट किए जाएंगे टू एवरी मेंबर जो कि इंडिया हु आर नॉट एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, जो कि इंडिया में है, उन सभी मेंबर्स को ये पेपर्स सर्कुलेट किए जाएंगे जो भी इस मीटिंग में डिस्कस किए गए थे। क्लॉज 2 क्या बोल रहा है, व्हेन एनी मैटर इज रेफर्ड टू बाय सर्कुलेशन ऑफ पेपर अंडर क्लॉज ए, any member may request that it should be considered at a meeting of the board, and the chairman may direct that it shall be so considered, but when 2 or more members so request, the chairman shall direct that the matter shall be so considered at a meeting to be held. अब देखिए ये क्या बोलना चाह रहा था, ये बोलना चाह रहा था कि ऐसे सभी मैटर्स जो भी उस मीटिंग में नहीं डिस्कस किए जा सकते थे, उन मैटर्स को वो, मतलब अगर उनको लगता है कि ज़रूरी नहीं है मीटिंग ही की जाए, पेपर्स आप पढ़ लीजिए, पेपर्स देख के हम लोग इस चीज़ को फाइनल कर लेंगे पेपर्स से। तो अगर कोई भी मेंबर जो है, क्लॉज 2 क्या बोल रहा है, अगर कोई भी मेंबर बोलता है कि ये जो मैटर आपने भेजा है, ये मैटर मीटिंग में ही डिस्कस किया जाना चाहिए, तो चेयरमैन जो है, वो चेयरमैन उनको ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं, आप पेपर्स पढ़िए और इसी में से आप ये दीजिए, डिसीजन अपना बताइए, डिस्कशन बताइए कि आपको इसके ऊपर क्या बोलना है। लेकिन अगर उस बोर्ड मेंबर्स में से कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये मैटर तो हम मीटिंग में ही डिस्कस करना चाहिए, तो फिर चेयरमैन को मीटिंग में ही उस मैटर को कंसिडर या मतलब डिस्कस करना पड़ेगा। अब देखिए रेगुलेशन नंबर 10 का सब रेगुलेशन 13 का क्लॉज ए क्या बोल रहा है, द सेक्रेटरी शाल प्लेस बिफोर द बोर्ड अ लिस्ट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग। सेक्रेटरी क्या करेगा, द सेक्रेटरी शाल प्लेस बिफोर द बोर्ड, उस बोर्ड के सामने लिस्ट ऑफ बिजनेसेस, जो भी बिजनेसेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग, उस मीटिंग में जो भी डिस्कशन किया जाना था उस सब की लिस्ट जो है वो कौन करेगा, सेक्रेटरी बोर्ड के सामने रखेगा, ठीक है। नो बिजनेस विच इज नॉट इंक्लूडेड इन सच लिस्ट शैल बी कंसिडर्ड अनलेस द चेयरमैन परमिट्स। उस लिस्ट में अगर कुछ भी ऐसा टॉपिक है जो उस लिस्ट में नहीं दिया है और वो अगर उस मीटिंग में डिस्कस किया जाना है, तो वो जब तक चेयरमैन परमिशन नहीं देंगे, तब तक ऐसा कोई भी टॉपिक उस मीटिंग में डिस्कस नहीं किया जा सकता जो कि उस लिस्ट में नहीं दिया होगा, ठीक है। अब सब रेगुलेशन 14 का क्लॉज ए क्या बोलता है, एवरी मैटर एट अ मीटिंग शैल बी डिसाइडेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एट सच मीटिंग। जो भी मैटर उसमें डिस्कस किया जाएगा उसमें मेजॉरिटी ऑफ वोट से डिसाइड किया जाएगा कि उसका क्या डिसीजन रहेगा करके। क्लॉज बी क्या बोल रहा है, एवरी मैटर रेफर्ड टू द मेंबर्स बाय सर्कुलेशन अंडर सब रेगुलेशन 12 shall be decided by the majority opinion of the members
to whom the papers were circulated unless the chairman reserves it for the consideration at a regular meeting to be held later. अगर पेपर सर्कुलेशन से कोई भी मैटर डिस्कस किया जा रहा है तो उसमें भी मेजोरिटी ओपिनियन जो रहेगा उससे डिसाइड किया जाएगा। लेकिन अगर चेयरमैन चाहते हैं कि ये मैटर जो है ये हम मीटिंग में, रेगुलर मीटिंग में बाद में फिर से इसको डिस्कस किया जाएगा और इसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा, तो फिर ये जो मेजोरिटी ओपिनियन है इसको होल्ड पे रखा जाएगा। ठीक है। क्लॉज सी क्या बोल रहा है? इन केस ऑफ इक्वल डिवीजन ऑफ वोट्स और ओपिनियंस ऑफ द मेंबर्स द चेयरमैन शैल हैव द कास्टिंग वोट और ओपिनियन। इन केस, अगर समझ लीजिए चेयरमैन है, चेयरमैन के अलावा 4 बोर्ड मेंबर्स है, पांचवा मेंबर जो है वो आउट ऑफ कंट्री है। आउट ऑफ कंट्री है तो वो उसमें कंस्टिट्यूट नहीं किया जाएगा। 4 बोर्ड मेंबर्स प्रेजेंट है, 4 में किसी 2 ने बोल दिया यस, किसी 2 ने बोल दिया नो। अब ये इक्वल हो गया। इक्वल कंसिडरेशन में क्या हो गया? चेयरमैन के पास में एक वीटो पावर रहती है, एक वोट रहता है। ये जब भी इक्वल वोटिंग होगी तो उस केस में चेयरमैन अपना वोट दे सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं और उस ओपिनियन के बेसिस पे वो डिसीजन फाइनल किया जाएगा। सब रेगुलेशन 15 का क्लॉज ए क्या बोलता है? द सेक्रेटरी शॉल रिकॉर्ड द मिनट्स ऑफ ईच मीटिंग इन अ बाउंड पेज्ड बुक केप्ट फॉर द पर्पज एंड कॉपीज ऑफ सच मिनट्स ऑफ मीटिंग शैल बी सर्कुलेटेड टू ऑल मेंबर्स प्रेजेंट इन इंडिया। सेक्रेटरी क्या करेगा? सेक्रेटरी उस मीटिंग के, हर जो भी मीटिंग होगी उस मीटिंग के मिनट्स जो है एक बाउंड पेज्ड बुक में रखेगा और फॉर द पर्पज, ये एक मीटिंग के रिकॉर्ड्स रखने के लिए एक बाउंड पेज्ड बुक में रखेगा एंड उसके जो कॉपीज रहेगी वो सारे ही ऐसे कॉपीज किसकी, मिनट्स की कॉपीज जो रहेगी वो सारे मेंबर्स जो भी इंडिया में प्रेजेंट है उन सभी को सर्कुलेट करेगा। क्लॉज बी क्या बोलता है? द मिनट्स सो रिकॉर्डेड शैल बी कंफर्म्ड एट द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड साइंड बाय द चेयरमैन इन टोकन देयरऑफ। ये जो भी मिनट्स हमने रिकॉर्ड किए हैं बाउंड पेज बुक में जो रखा है वो मिनट्स नेक्स्ट मीटिंग जो भी होगी उसके बाद में, उस नेक्स्ट मीटिंग में चेयरमैन से साइन करवाए जाएंगे। ठीक है। सब रेगुलेशन 16 का क्लॉज ए क्या बोलता है? द चेयरमैन in addition to any other power and duties conferred upon him under this regulation shall present all important papers and matters to the board as early as possible, issue orders for carrying out the decisions of the board, have power to refer in his discretion any matter to the central government for their orders, and have powers generally to take such action or pass such orders necessary to implement the decisions of the board. A chairman in addition to any other power, ये जितने भी पावर्स अभी तक हमने डिस्कस किए थे इसके साथ में उनके पास में और क्या क्या पावर्स रहते हैं? प्रेजेंट ऑल इंपॉर्टेंट पेपर्स एंड मैटर्स टू द बोर्ड। जो भी इंपॉर्टेंट पेपर्स और मैटर्स रहेंगे वो बोर्ड को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रेजेंट करना है उनके सामने। उसके बाद में इशू ऑर्डर्स फॉर कैरिंग आउट द डिसीजंस ऑफ द बोर्ड। ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं जो भी बोर्ड के डिसीजंस रहेंगे, बोर्ड के जो भी डिसीजंस रहेंगे इसको कैरी आउट करने के ऑर्डर्स इशू करेंगे। कौन करेगा? चेयरमैन करेगा। चेयरमैन कौन रहता है? चीफ इंस्पेक्टर रहता है। हैव पावर टू रेफर इन हिज डिस्क्रिप्शन एनी मैटर, कोई भी एक मैटर जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रेफर करने का उनके ऑर्डर्स के लिए ये उनके पास में पावर रहता है। उसके बाद में तो हैव पावर जनरली टू टेक सच एक्शंस और पास सच ऑर्डर्स, जो भी ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए रहेंगे या तो फिर बोर्ड का जो भी डिसीजन रहेगा वो सारे ही ऑर्डर्स उनके पास में इतनी पावर होती है कि जनरली टू टेक सच एक्शन और पास सच ऑर्डर्स नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन ऑफ द बोर्ड। ये सारे ही पावर्स उनके पास में रहते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं। उसके बाद में क्लॉज बी क्या बोलता है? द चेयरमैन में ड्यूरिंग हिज टेम्पररी एब्सेंस बाय रीजन ऑफ लीव और अदरवाइज ऑथराइज एनी मेंबर ऑफ द बोर्ड टू परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ ड्यूटीज ऑफ द चेयरमैन ड्यूरिंग सच एब्सेंस। अगर चेयरमैन एब्सेंट है तो वो किसी और पर्सन को
ऑथोराइज कर सकते हैं, किसी और बोर्ड मेंबर को ऑथोराइज कर सकते हैं टू परफॉर्म और ऑल और एनी ड्यूटीज ऑफ द चेयरमैन। उनकी ड्यूटीज वो परफॉर्म करने के लिए किसी और को ऑथराइज करके जा सकते हैं। अनलेस द चेयरमैन अदरवाइज डायरेक्ट्स, ऑल प्रीसीडिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी कंडक्टेड इन कैमरा एंड बी ग्रांटेड एज कॉन्फिडेंशियल। जब तक चेयरमैन नहीं बोलेंगे तब तक सारे ही मीटिंग्स जो भी है, सारे ही बोर्ड मीटिंग्स और प्रोसीडिंग्स जो भी है वो अंडर कैमरा किए जाएंगे एंड बी ग्रांटेड एज रिगार्डेड एज कॉन्फिडेंशियल। चेयरमैन ने अगर बोल दिया कि कैमरे में नहीं करना है तो नहीं करेंगे। ओके। रेगुलेशन 11 क्या बोलता है? सर्टिफिकेट्स ग्रांटेड बाय द बोर्ड। अब ये बोर्ड जो है, ये बोर्ड क्या क्या कौन से सर्टिफिकेट्स हमको ग्रांट कर सकता है? द सर्टिफिकेट स्पेसिफाइड इन सब रेगुलेशन 2 शैल बी ग्रांटेड बाय द बोर्ड। ये सब रेगुलेशन 2 जो है, ये सब रेगुलेशन में जितने भी सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं वो सारे ही ये बोर्ड हमको ग्रांट कर सकता है। अब कौन से सर्टिफिकेट्स हैं तो देखते हैं। सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय द बोर्ड शैल बी वैलिड थ्रू आउट द टेरिटरीज टू विच दिस रेगुलेशंस एक्सटेंड एंड शैल बी ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स, नेमली। सब रेगुलेशन, ये जो जितने भी सर्टिफिकेट्स रहेंगे ये जहां पे भी CMR 2017 लागू होगा उस हर जगह पे ये सारे ही सर्टिफिकेट्स माने जाएंगे, ये वैलिड रहेंगे। सबसे पहला सर्टिफिकेट कौन सा है? मैनेजर्स फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी टू मैनेज अ कोल माइन, हियर इन आफ्टर रेफर टू एज फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट दे सकता है ये बोर्ड हमको। मैनेजर सेकंड क्लास सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी टू मैनेज अ कोल माइन, हियर इन आफ्टर रेफर टू एज सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। सेकंड क्लास सर्टिफिकेट दे सकता है, सर्वेयर सर्टिफिकेट दे सकता है, ओवरमैन सर्टिफिकेट दे सकता है, सरदार सर्टिफिकेट दे सकता है, वाइंडिंग इंजन मैन का सर्टिफिकेट दे सकता है, और सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेबल गैसेस, जिसको हम लोग गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट बोलते हैं। गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट दे सकता है। क्या क्या दे सकता है? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ओवरमैन, सर्वेयर, सरदार्स, उसके बाद में वाइंडिंग इंजन मैन, और गैस टेस्टिंग। गैस टेस्टिंग 1 2 3 4 5 6 7 सर्टिफिकेट्स ये बोर्ड इशू कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट एनी ऑफ दिस सर्टिफिकेट्स अफोर्सेड other than an engine driver certificate and a gas testing certificate may be restricted to mines having open cast working only, and this fact shall be endorsed on the certificates. Winding engine man और गैस टेस्टिंग, ये जो सर्टिफिकेट है ये सर्टिफिकेट हमको अंडरग्राउंड के लिए दे सकते हैं। मतलब ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेंगे। ये दो सर्टिफिकेट के मामले में कोई भी रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके अलावा फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट, सेकंड क्लास सर्टिफिकेट, सर्वेयर सर्टिफिकेट, ओवरमैन सर्टिफिकेट, माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट, ये जो पांचों सर्टिफिकेट है इसमें दो कैटेगरीज रहेंगे। एक तो रिस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट वाला सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं और अनरिस्ट्रिक्टेड वाला सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, जो कि ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड दोनों में वैलिड रहेगा। और ये जो रहेगा ये उसमें मेंशन रहेगा उस सर्टिफिकेट में कि सर्टिफिकेट रिस्ट्रिक्टेड है या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड है। अब देखते हैं रेगुलेशन 12 क्या बोलता है। एग्जामिनेशंस एंड एग्जामिनर्स, सर्टिफिकेट शैल बी ग्रांटेड टू कैंडिडेट्स आफ्टर सच एग्जामिनेशंस एंड इन सच फॉर्म एज द बोर्ड में स्पेसिफाई। सभी एग्जामिनेशंस के बाद में, एग्जामिनेशन में जो भी कैंडिडेट पास होता है उन सभी को सर्टिफिकेट ग्रांट किए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड में सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट कंडीशन स्पेसिफाइड इन बायलॉज। कंडीशन स्पेसिफाई किए जाएंगे बोर्ड के द्वारा बायलॉज में। एग्जाम्प्ट एनी पर्सन फ्रॉम अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन और पार्ट देयर ऑफ फॉर द ग्रांट ऑफ अ सर्टिफिकेट रेफर्ड टू इन रेगुलेशन 11। वो किसी भी पर्सन को वो बैन कर सकते हैं, बोर्ड स्पेसिफाई करेगा कि ये पर्सन ये एग्जाम नहीं दे सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है? द एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड
एट सच टाइम एंड एट सच सेंटर्स एज मे बी फिक्स्ड बाय द बोर्ड। बोर्ड फिक्स करेगा कौन से टाइम पे होना है और कौन से सेंटर पे होना है। एंड शैल बी कंडक्टेड बाय एग्जामिनर्स अपॉइंटेड बाय द बोर्ड। बोर्ड है, बोर्ड ही एग्जामिनर्स को अपॉइंट करेगा, वो एग्जामिनर जो है उस एग्जाम को कंडक्ट करेगा। सब रेगुलेशन 3 क्या बोलता है? रेगुलेशन 12 का, द एग्जामिनर्स रेफर्ड टू इन सब रेगुलेशन 2 शैल बी सब्जेक्टेड, ये जो एग्जामिनर्स है, शैल बी सब्जेक्ट to the orders of the board in respect of all matters relating to the conduct of the examination and shall receive such remuneration as the board with the sanction of the central government में फिक्स। जो एग्जामिनर है वो एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर सारे ही मैटर्स जो भी है वो सारे मैटर्स जो रिलेटिंग टू एनी मैटर्स, जो भी ऑर्डर्स आएंगे बोर्ड के द्वारा वो सारे ही उनको मानना है। और एग्जामिनेशन कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन के मामले में सारे ही मैटर्स उनको मानना है और उसके अगेंस्ट में उनको, उस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के अगेंस्ट में उनको कंपनसेशन दिया जाएगा, रिम्यूनरेशन दिया जाएगा, जो कि बोर्ड फाइनल करेगा और जिससे और सेंट्रल गवर्नमेंट का उसके ऊपर में सैंक्शन रहेगा। ठीक है, ऐसे उनको कंपनसेशन मिलेगा। द बोर्ड में मेक बाय लॉज एज टू द procedure for and the conduct of the examination and as to the granting of the certificates of competency and of fitness as required under this regulation, and shall so far as may be practicable, provided that the standard of knowledge required for the grant of certificates of any particular class and the standard of medical fitness shall be uniform throughout the territories to which these regulations extend। बोर्ड क्या करेगा? बोर्ड ऐसे बायलॉज पास करेगा जो कि एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए ज़रूरी हो, और उसके बाद में जो भी कैंडिडेट्स पास होते हैं उन सभी पास कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट्स ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड ऑफ फिटनेस, सर्टिफिकेट्स ऑफ कॉम्पिटेंसी मिले। फिटनेस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेगा अंडर दिस रेगुलेशंस एंड शॉल सो फार एज मे बी प्रैक्टिकेबल प्रोवाइडेड दैट स्टैंडर्ड नॉलेज, जो भी नॉलेज रिक्वायर्ड है वो नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड एनी पर्टिकुलर क्लास एंड स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस, इसके लिए जो भी रहेगा ये स्टैंडर्ड रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा थ्रू आउट द टेरिटरीज। किसी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सभी के लिए सेम स्टैंडर्ड ऑफ नॉलेज और सेम स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस रहेगा। इसमें कोई भी रिजर्वेशन या इस टाइप का कुछ भी नहीं रहेगा। प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड में टेक डिसीजन ऑन एनी मैटर नॉट स्पेसिफाइड अंडर द बायलॉज विच मे बी ब्रॉट टू इट फॉर डिस्पोजल। अगर ये बायलॉज के अलावा, बायलॉज में जो भी मेंशन्ड है उसके अलावा अगर कोई भी मैटर अराइज होता है तो उन सारे मैटर्स पे बोर्ड का जो डिसीजन रहेगा वो बोर्ड अपना डिसीजन ले सकता है। रेगुलेशन 13 क्या बोलता है? सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जो भी एग्जामिनेशंस होंगे उन सारे एग्जामिनेशंस के लिए एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन से रिलेटेड में हमारे पास में रेगुलेशन में क्या क्या बोला है? Application for an examination conducted by the board shall be made to the board not less than 60 days prior to the date fixed for the examination in any manner, in a manner and on a form specified for the purpose। एप्लीकेशन देना है कम से कम 60 दिन पहले तक बोर्ड के पास में वो एप्लीकेशन आपकी पहुंच जानी चाहिए एग्जाम के लिए। जो और डेट किस डेट के, जिस डेट पे एग्जाम है उस एग्जाम डेट के 60 दिन पहले तक आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। अगर बोर्ड बोलता है कि ऑफलाइन एप्लीकेशन भेजना है तो ऑफलाइन भेजना है, ऑनलाइन अगर एप्लीकेशन भेजना है तो ऑनलाइन भेजना है। नोटिस रिगार्डिंग द डेट एंड प्लेस ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर द मैनेजर सर्टिफिकेट, सर्वेयर सर्टिफिकेट एंड ओवरमैन सर्टिफिकेट शैल बी पब्लिश्ड अंडर द ऑर्डर ऑफ द बोर्ड इन सच periodicals or by any other means as the board may direct, not less than 60 days prior to the date fixed by the board or board for receiving applications। क्या बोलता है? नोटिस ऑफ रिगार्डिंग ये जो भी मैनेजर सर्टिफिकेट, सर्वेयर सर्टिफिकेट और ओवरमैन सर्टिफिकेट के लिए जो भी डेट फाइनल करनी है, डेट एंड प्लेस फाइनल करनी है, वो आपको कम से कम 60 दिन पहले, कम से कम 60 दिन पहले फिक्स करनी पड़ेगी और वो आपको पब्लिश करनी पड़ेगी
एप्लीकेशंस रिसीव करने के लिए। मतलब आपने 60 दिन पहले बताया कि हम एग्ज़ाम लेने वाले हैं, उसके बाद में अप्लीकेंट्स जो है फॉर्म भरना शुरू करेंगे, और वो जो फॉर्म है वो कम से कम 60 दिन पहले उनके पास में पहुंच जाने हैं एग्जाम डेट के। एज एज लिमिट एंड जनरल क्वालिफिकेशंस ऑफ कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स के एज लिमिट और जनरल क्वालिफिकेशन के बारे में बोल रहा है। नो पर्सन शैल बी एडमिटेड एज अ कैंडिडेट एट एनी एग्जामिनेशन हेल्ड बाय द बोर्ड अनलेस ही इज 20 years ऑफ एज। अगर कोई भी पर्सन 20 साल का नहीं है तो वो एग्जाम नहीं दे सकता। नो पर्सन शैल बी एडमिटेड एज अ कैंडिडेट एट एनी एग्जामिनेशन ऑफ मैनेजर सर्टिफिकेट, सर्विस सर्टिफिकेट, ओवरमैन सर्टिफिकेट और सरदार सर्टिफिकेट unless he holds a valid first aid certificate of the St. John Ambulance Association India or any other equivalent standard as may be specified by the chief inspector। जो भी पर्सन मैनेजर सर्टिफिकेट, सर्वेयर सर्टिफिकेट, ओवरमैन सर्टिफिकेट, सरदार सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, उसके पास में वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि सेंट जॉन्स एम्बुलेंस से, या तो फिर कोई और इंस्टीट्यूशन जो चीफ इंस्पेक्टर ने स्पेसिफाई की हो, उसका वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। एवरी एप्लीकेशन फॉर एनी एग्जामिनेशन एज अफोरसेड शैल बी अकम्पनीड बाय। हर एप्लीकेशन में क्या क्या होना चाहिए, जो भी एप्लीकेशन उनके पास जाएगी उस एप्लीकेशन में a certificate of age verified by a gazetted officer of the government or by the headmaster of a recognized school of a higher secondary or equivalent standard, provided that in the case of a person holding a matriculation or equivalent certificate, such certificate shall be submitted as evidence of age। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने 10वीं या 12वीं किया है तो वो 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट जो है वो हमने उस एप्लीकेशन के साथ में भेजना है। अगर कोई पर्सन है जो कि 10वीं या 12वीं पास नहीं है पर उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो रहा है तो उसके पास में एक सर्टिफिकेट एज वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसके ऊपर गेस्टेड ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट जो भी रहेगा उसका साइन होना, उसने सर्टिफाई किया हुआ होना चाहिए, या तो फिर किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल और हाई स्कूल का और हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड जो भी है उनके हेडमास्टर जो रहेंगे वो हेडमास्टर से आपने सर्टिफाई करवाना है। और उसके साथ में क्या होना चाहिए, एक हो गया एज सर्टिफिकेट, दूसरा क्या हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट obtained not more than 1 year prior to the date of his application from a qualified medical practitioner not below the rank of a civil assistant surgeon or from a certifying surgeon or from a medical practitioner holding at least a degree in Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery MBBS and registered with the Medical Council of India, certifying the candidate to be free from deafness, defective vision or any other infirmity, mental or physical, likely to interfere with the efficiency of his work। मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई भी MBBS, सर्जन, मेडिसिन किसी से भी आप ले सकते हो, लेकिन ये एग्ज़ाम जो जब भी होगी डेट ऑफ एग्जामिनेशन के 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं चाहिए। इसके साथ में और क्या चाहिए, a certificate from some person of good repute as to the general good conduct and sobriety of the candidate। कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, सीधी बात। ठीक है, ये 3 चीजें आपको उसके साथ में भेजनी, अपने एप्लीकेशन के साथ में भेज देना है। नो पर्सन shall be admitted as a candidate to any examination for manager certificate, surveyor certificate, overman certificates or sardar certificate unless he has passed the senior secondary school examination or intermediate examination or its equivalent from a recognized board or university or passed a diploma or degree in engineering or other equivalent qualifications approved in that behalf by the central government, and for an engine driver's certificate unless he has satisfied the board that he is literate। अगर हमको मैनेजर सर्टिफिकेट या सर्वे सर्टिफिकेट या ओवरमैन सर्टिफिकेट या सरदार सर्टिफिकेट चाहिए तो हमारे पास में
कम से कम सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, 10वीं 12वीं का कम से कम हमारे पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर हमें मैनेजर सर्टिफिकेट, सर्वे सर्टिफिकेट, ओवरमैन सर्टिफिकेट या और मैनेजिंग सरदार सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है हमारे पास में। उसके अलावा डिग्री, डिप्लोमा जो भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो चलेगा ही। उसके अलावा क्या बोल रहा है, अगर हमको इंजन ड्राइवर्स के सर्टिफिकेट के लिए चाहिए, इंजन ड्राइवर्स का सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए तो आपको बोर्ड को ये प्रूव करके देना पड़ेगा, बोर्ड को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं लिटरेट हूँ। आपको इसके लिए फिर कोई सर्टिफिकेट की आपको वो रिस्ट्रिक्शन नहीं डाली। सब रेगुलेशन 5 क्या बोलता है, नो पर्सन शैल बी एडमिटेड एज अ कैंडिडेट एट एनी एग्जामिनेशन फॉर अ मैनेजर्स और एन overman certificate which is not restricted to mine having open cast working only unless he has obtained at least a sardar certificate which is not restricted to mine having open cast working only and a gas testing certificate। किसी भी पर्सन को अगर रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट चाहिए है मैनेजर का या ओवरमैन का, तो उसके पास में अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट होना चाहिए माइनिंग सरदार का और गैस टेस्टिंग का। ये सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे बोला गया है। नो पर्सन शैल बी एडमिटेड एज अ कैंडिडेट एट एन एग्जामिनेशन फॉर मैनेजर सर्टिफिकेट और ओवरमैन सर्टिफिकेट रिस्ट्रिक्टेड टू माइंस हैविंग ओपन कास्ट वर्किंग ओनली अनलेस ही हैज ऑब्टेन्ड एट लीस्ट सरदार सर्टिफिकेट प्रोवाइड। अगर उनके पास में अगर एटलीस्ट सरदार सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई भी पर्सन जो है वो मैनेजर सर्टिफिकेट और ओवरमैन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, उनका कैंडिडेचर माना नहीं जाएगा। प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड में सब्जेक्ट टू द कंडीशन स्पेसिफाइड इन बायलॉज एग्जेम्प्ट एनी पर्सन फ्रॉम स्टिपुलेशंस ऑफ द अबव सब रेगुलेशन। किसी भी पर्सन को उस एग्जामिनेशन में पार्ट लेने से एग्जेम्प्ट कर सकता है, कौन? बोर्ड कर सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमने यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 का ये पार्ट 1 रहेगा। हमने यहाँ पे रेगुलेशन नंबर 10 से लेके रेगुलेशन नंबर 14 तक हमने डिस्कस कर लिया है। 15 और 15 से आगे के जो भी रेगुलेशन रहेंगे वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।